Now we start with the capacitors. Capacitors एक्चुअली क्या होते हैं कि when two conductors are placed by, और इनके ऊपर कुछ पोटेंशियल V दे दिया जाता है, तो उनके ऊपर जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो Q होते हैं. सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू C इंटू V. C एक कांस्टेंट है और C की वैल्यू जो हमने ली है, दिस इज C इज एक्चुअली द कैपेसिटेंस. अब जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपकी ज्योमेट्री के ऊपर और काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो आपकी बुकलेट के अंदर गिवन है. ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. कैपेसिटर्स जो होते हैं एक्चुअली में एनर्जी स्टोर करने के लिए होते हैं. कैपेसिटर्स को हम साथ में दो कंडक्टर्स को जब साथ में लगा देते हैं तो उनके ऊपर हम चार्ज इजीली स्टोर कर पाते हैं. अब जब चार्ज स्टोर करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, लेट अस सपोज कि हमको एनर्जी स्टोर करनी है, तो एक तरह से जो हमारी एनर्जी है वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. और जब भी हमको एनर्जी का यूज़ करना होता है हम कुछ कनेक्ट कर देते हैं इससे, जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है या फिर चार्ज फ्लो करते हैं, तो उसको हम करंट कहते हैं. जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनको करंट कहा जाता है. वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा. नाउ इसकी जो फर्स्ट एक टाइप है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. इसके अंदर क्या होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होती है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस दी होती है, उनके ऊपर चार्जेस दिए जाते हैं प्लस Q एंड माइनस Q. ये डेवलप होते हैं. तो ये एक्चुअली में ये प्लस Q और माइनस Q अंदर वाले पे डेवलप होते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले पैरेलल प्लेट्स के ऊपर, तो ये जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज स्टोर हो जाते हैं, इनकी वजह से कैपेसिटेंस आती है. नाउ एज यू ऑल नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, दिस इज इक्वल्स टू E इंटू डी. E क्या है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने आपको अभी कैलकुलेट करी थी, उसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी. एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A. एंड Q क्या होता है, किसी भी एक प्लेट के यानी एक सरफेस के ऊपर चार्ज यानी मॉड ऑफ दैट चार्ज, तो दैट विल बी Q अपॉन A इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ C का फॉर्मूला, C कैपेसिटेंस क्या होती थी, Q इंटू V, Q अपॉन V. तो Q अपॉन V मैं अगर यहाँ से करूँ तो सिंपली मेरा आ गया C कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. ये कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट्स के लिए होती है. अभी मैं आपको सेकेंड टाइप कराऊंगा जिसके अंदर स्फेरिकल उनके लिए कैपेसिटर्स के लिए निकालते हैं. नाउ वी सी द स्फेरिकल कंडक्टर्स कैपेसिटर्स. इसके अंदर क्या है कि दो शेल्स हैं ऑफ रेडियस A एंड B, उनके ऊपर प्लस Q और माइनस Q चार्जेस हैं. इन दोनों के बीच में हमको कैपेसिटेंस बतानी कितनी है. नाउ VA माइनस VB, दिस इज इक्वल्स टू, एज यू नो ये वाला फॉर्मूला डेल V इज इक्वल्स टू E डॉट DR होता है. और अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊँ, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊँ, तो इस गॉसियन सरफेस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर, राइट, इंटू DR. अब ये माइनस से पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि मैंने लिमिट्स को उल्टा कर दिया है. B को ऊपर ले गया, A को नीचे ले आया, तो नेगेटिव साइन हट गया. सो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 बाय R फ्रॉम A टू B, दैट विल कम आउट टू बी KQ इंटू B माइनस A अपॉन AB. इसका मतलब Q इंटू AB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A माइनस B. ना उसके अंदर भी केसेस होते हैं. लेट अस सपोज कि B जो है, B इन्फिनिटी होता, यानी एक आइसोलेटेड स्फीयर होता. आइसोलेटेड स्फीयर यानी सिर्फ एक ही स्फीयर है, दूसरा इन्फिनिटी भी है, तो उसकी भी कुछ कैपेसिटेंस होती है. उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती, अगर मैं एक तरह से इसको ऐसे लिख दूँ, C इज इक्वल्स टू, हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू ऑफ 1 अपॉन दिस इज, ओह सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, दिस इज AB and this is B minus A. So this will convert to 1 upon A minus 1 upon B. तो अगर B tends to infinity है, so the capacitance will become C is equals to Q upon 4 pi epsilon naught into A. ये एक isolated sphere की capacitance होती है, and this formula is very important. ये बहुत जगह यूज़ होगा आगे questions में, ठीक है. तो this is the capacitance. और इसके अंदर एक और होता है कि when B माइनस A इज़ वेरी वेरी लेस देन AB, दैट मीन्स कि B जब बिल्कुल A के बराबर आ जाता है, ऑलराइट,
तो उन केसेस के अंदर ये जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला ही बन जाता है, विच इज एक्चुअली द फॉर्मूला बिकम्स, लेट अस सपोज कि दिस डिस्टेंस इज d एंड a इज नियरली इक्वल्स टू b, तो उस केस के अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा, q इंटू ए स्क्वायर q इंटू d अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो ये एक तरह से आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला ही बन गया, विच इज द एरिया इज ए स्क्वायर 4 पाई ए स्क्वायर, ये आपका एरिया हो गया, क्योंकि सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अगर आपको याद हो पैरेलल प्लेट के अंदर, तो ए क्या हो गया 4 पाई ए स्क्वायर एरिया एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। हैव अ लुक एट द थर्ड टाइप विच इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के अंदर दो हॉलो सिलेंडर्स, हम कंसेंट्रिक हॉलो सिलेंडर्स रख देते हैं। Inside one is given a positive charge plus q and the outside one is given charge of minus q. Now Va minus Vb will be equals to minus of b to a E dot dr. B and A are the radii, which is the inner one has a radii of A, the outer one has a radii of B. Now the electric field between these, as you all know कि आपको एक infinite long wire वाली वायर की वजह से जो मैंने आपको बताया था, ये वही वाला केस आएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट विल बी सेम बी यूज्ड। तो उसकी कितनी वैल्यू होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एज यू ऑल रिमेंबर, या फिर आप अपने बुकलेट में से देख सकते हैं। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू, विच इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इनटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन वैल्यूज पुट करेंगे, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही रहेगा, ln ऑफ b बाई ए, final minus initial, which is b by a. Now capacitance C is equals to q upon VAB. Now q कितना है, total charge q कितना है, lambda into L, which is capital Q. Now lambda into L divided by VAB की वैल्यू क्या है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी, lambda upon 2 pi epsilon naught into ln b by a. So that will come out to be 2 pi epsilon naught L upon ln a by b. You have to take this into account कि जो सिलेंडर होते हैं उनके लिए जो कैपेसिटेंस होती है उसकी जो सिलेंडर की जो लेंथ होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। सॉरी, दिस इज नॉट ए बाई बी, द फॉर्मूला विल बी बी बाय ए। ये जो फॉर्मूले हैं ये आप याद रखेंगे, कैपेसिटेंस वाले जो तीनों मैंने फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी जगह पे इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे जो डायरेक्टली इन्हीं की एप्लीकेशन यूज़ होगी। तो ये फॉर्मूले आप ज़रूर याद रखें। लेट अस कैलकुलेट द फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नाउ एज यू नो दैट प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नाउ जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक प्लेट के ऊपर कुछ चार्ज है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ फोर्स भी लगनी चाहिए। अब वो फोर्स कितनी होगी, लेट अस सपोज कि ये इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट अगर मैं आपको बताऊं, हमने अभी पहले कैलकुलेट करा था गॉसियन सरफेस का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने निकाला था ये निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर होगी एंड सरफेस के परपेंडिकुलर यही वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस वाले सरफेस में ई डॉट डी एस करके हमने निकाला था, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो वो आ गया था, देयरफॉर E comes out to be sigma upon epsilon naught. अब एक चीज़ अगर आप ध्यान दें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करी है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस प्लेट एज वेल एंड दिस प्लेट एज वेल। ये सिर्फ इस प्लेट की वजह से नहीं है, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस स्पेस। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये सिर्फ इस चार्ज की वजह से नहीं है, ये दोनों की वजह से है। राइट, नाउ लेट अस सपोज ये तो दोनों की वजह से है कि इस प्लेट की वजह से मेरी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। ठीक है, अब जितनी E1 है उतनी ही इस चार्ज की वजह से होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी यहाँ पे अंदर वाले उसके अंदर ये होगी।
ऑलराइट, तो ये लेट अस सपोज ये E2 है। नाउ E टोटल अंदर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, और E1 और E2 दोनों सेम है विच इज सिग्मा अपॉन, जो इन दोनों की वैल्यू सेम है बिकॉज Q सेम है। ऑलराइट, ओनली डिफरेंस क्या है कि ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो इसका मतलब E1 और E2 सेम है, इसका मतलब E1 इज इक्वल्स टू E/2। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल प्लेट दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर कि एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब इस लेट अस सपोज कि इस प्लेट की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और इसको हम प्लेट ना मानकर एक पॉइंट चार्ज मान लें पॉजिटिव Q का, तो इसका मतलब इस प्लेट के ऊपर भी कुछ फोर्स लग रही होगी, इस प्लेट के ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी। वो फोर्स कितनी होगी, Q इंटू ई, Q इंटू ई, और E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू Q। तो ये हो गया आपकी फोर्स की वैल्यू विच बिकम्स Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ऑलराइट, नाउ दिस इज द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। नाउ लेट अस सपोज कि अगर ये दोनों ओवरलैप कर जाते, अगर ये ओवरलैप कर जाते तो इनके चार्जेस जीरो हो जाते। ऑलराइट, अब हमको ये पास में है, इनको दूर करना है। लेट अस सपोज कि ये दोनों पहले ओवरलैप कर गए, तो हमको इनको सेपरेट करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये डी डिस्टेंस तक जाके रुक जाए। अब ये फोर्स लगानी पड़ती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जैसे कि आपको बताया, अगर कोई एक पर्सन है, ही स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अगर हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है तो उसकी ग्राउंड से हाइट बढ़ानी पड़ती है। अब उसको उतनी ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड लेवल से लाकर इस लेवल तक लाने के लिए, ऊपर फर्स्ट लेवल तक लाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है। अगर हम स्टेयर्स चलते हैं तो हम खुद कुछ वर्क करते हैं, तो वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिमिलरली इस केस में भी ये होगा, जो हम जितना हमने वर्क करा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू F इंटू डी। जिस प्लेट को हम खींच रहे हैं उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, F, जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ रहा है, जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है वो फोर्स कितनी है, F, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी। और कितना वर्क करा, F इंटू डी, क्योंकि डी डिस्टेंस मूव करा। सो आप यहाँ पे पुट करेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ Q इंटू V। ये जो तीनों टर्म्स हैं, आप इन तीनों टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। इट इज सपोज कि अगर आपको क्वेश्चन में Q की वैल्यू गिवन हो और V की वैल्यू गिवन हो, यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, या फिर जो भी गिवन हो आप वो वाला फॉर्मूला सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिराइव करते हैं विच इज़ एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाली थी विच इज Q स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, this divided by the unit volume, that is A into D, is the energy density, which comes out to be, on simplifying, half Q square upon epsilon naught into A square। और या फिर इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। नाउ दिस फॉर्मूला, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये एक्चुअली में हमने कैपेसिटर्स के लिए डिराइव करा है, बट दिस फॉर्मूला इन जनरल कैन बी यूज्ड वेरेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स। ये सिर्फ कैपेसिटर्स के लिए ही सीमित नहीं है, इट कैन यूज्ड एनीवेयर जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है। नाउ दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है और इसकी हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ऑलराइट, तो अब क्योंकि अंदर वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इसका मतलब अंदर वाले पार्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो। बाहर वाले पार्ट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम R टू इन्फिनिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू DV, ये आपकी पोटेंशियल आएगी। राइट, क्योंकि इसको लेके जाएंगे फ्रॉम R टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आएगा E की वैल्यू यहाँ पे डाली KQ बाय R स्क्वायर। किसी भी एक शेल के लिए
मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस बनाएंगे एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी KQ/r², ऑलराइट। और उसी से इंटू 4πr² इंटू dr, दिस विल बी dv वॉल्यूम। और अगर अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है, यहाँ वाली आएगी 1/r² इंटू dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा विच इज KQ²/2r। ये तो भी हमने उन्हें कंडक्टिंग स्फीयर के लिए करा था, कंडक्टिंग शेल के लिए करा था। अब अगर आपको नॉन कंडक्टिंग शेल के लिए भी निकालना हो तो आपकी वैसे तो बुकलेट में गिवन है, तो वो मैं आपको बता भी सकता हूँ। दिस इज U0, तो आपको UI निकालना पड़ेगा जो कि अंदर वाला है। अब अंदर जो होती है उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी Q। UI के लिए Q की वैल्यू क्या होती है, रो इंटू R अपॉन, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सॉरी, अंदर वाले पार्ट के लिए ये हमने पहले भी डिराइव करी थी, आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। रो R अपॉन 3ε0, ये हमने डिराइव करी थी स्फीयर के लिए। दिस इज सॉरी नॉट अ शेल, दिस इज फॉर अ स्फीयर। स्फीयर के लिए हमने ये डिराइव करी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप इस वाले पार्ट के अंदर डालेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू r, ऑलराइट। और यहाँ पे डालेंगे 1/2ε0 इंटू रो r अपॉन 3ε0 का स्क्वायर इंटू 4πr² इंटू dr, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी विच विल कम आउट टू बी KQ²/10r। और इन दोनों को अगर आप सम कर देंगे टोटल, तो सिंपली आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगी, दैट विल कम आउट टू बी KQ², दिस विल कम आउट टू बी 3/5r, ऑलराइट।